मैं मोहम्मद मोहसिन रशीद और आज का हमारा टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी। कैपिटल पॉजिटिव टेक्निक्स का वो टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम के अंदर एक या दो एमसीक्यूज या क्वेश्चन लाजमी आते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या 99% कंपनीज यही मेथड यूज़ करती हैं अपने प्रोजेक्ट की एवैल्यूएशन के लिए या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए की एवैल्यूएशन के लिए। तो अब हम चलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ, टॉपिक की तरफ। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि इसके अंदर जो हमारे पास रेवेन्यूज जनरेट हो रहे होते हैं हमारी किसी भी इन्वेस्टमेंट से, हम सबसे पहले उन्हें डिस्काउंट कर लेते हैं। किस रेट पर डिस्काउंट करते हैं? एक प्री डिटरमाइंड रेट होता है। प्री डिटरमाइंड रेट कौन सा? कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? वो मिनिमम रेट रिक्वायर्ड होता है जो फर्म ने हर हाल में हासिल करना होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट से, ताकि वो अपने इन्वेस्टर या शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सके और अपने जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सके, इनके शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सके। उस रेट के ऊपर वो जो जितने भी कैश फ्लोज हो रहे होते हैं रेवेन्यू, उनको वो डिस्काउंट करते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें से। वो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है कि हमने इन्वेस्ट कितना किया था 5 साल के लिए, और उसमें से जो 5 साल बाद हमें रेवेन्यू रिसीव हुआ वो क्या वो उसकी वर्थ जो आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वर्थ उस एटलीस्ट उससे इक्वल होनी चाहिए। लाजमी है कि उससे ऊपर हो, अगर उससे ऊपर होगी तो बेस्ट, वरना उसके इक्वल हो। जितनी ज़्यादा ऊपर होगी इन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। डेफिनेशन देखें, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग अ प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहे होंगे प्रोजेक्ट से, वो हम एक प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट के ऊपर हम उसे डिस्काउंट करेंगे और उसके बाद उनको जमा कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। अब उसके बाद जब नेट प्रेजेंट वैल्यू हम मालूम करेंगे तो एनपीवी इज इक्वल टू समीशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, यानी जितने भी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैश फ्लोज की मालूम की थी उन सब समीशन करके उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट हम लेस करेंगे जो तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब अगर तो कैश इनफ्लोज जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर इनके फॉर एग्जाम्पल पहले साल जो है ना हमें रेवेन्यू मिला 5,000, 2 साल 10,000, 3 साल फिर 15,000। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसे बोलते हैं मिस स्ट्रीम या नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो इस तरह है कि यूनिफॉर्म है कि हर साल आपको 15,000 मिलना ही है 5 साल जब तक प्रोजेक्ट की लाइफ है, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म कैश फ्लो। अगर यूनिफॉर्म कैश फ्लो है तो उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? एनओडी वाला। एनओडी में प्रेजेंट वैल्यू पीवी इज इक्वल टू सीएफ कैश फ्लो ओवर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, जो हमें रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर है जिसका हम डिस्काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 - 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर एन। यहाँ पे सीएफ का मतलब है कैश फ्लो जो हर साल हमें रेवेन्यू रिसीव होना है, आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न या जो है ना रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट, और उसके बाद ये एन जो है ना ये है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स। इसी तरह अगर नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो होगा तो उसके अंदर हम सिंपल जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वाला फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू करने वाला, वो हम यूज करेंगे। पीवी इज इक्वल टू सीएफ 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर 1, यानी कि पहले साल का कैश फ्लो, उसके बाद 1 ओवर आर, और पहला साल है तो 1 आ जाएगा, प्लस कैश फ्लो सेकंड ईयर का डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर और डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। इस तरह जितने साल प्रोजेक्ट की लाइफ होगी उस साल तक वो डिस्काउंट करके हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर समटाइम ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट की जब लाइफ के दौरान किसी भी टाइम पीरियड के दौरान आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, उस प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल, आपको 3 साल बाद जाके आपको फर्दर कुछ फंड्स का आउटफ्लो करना पड़ता है ताकि आपका प्रोडक्शन प्लांट जो है ना वो स्मूथली रन कर सके और कोई एरर ना आए। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस आ जाती है, मेजर मेंटेनेंस या ओवरऑल वगैरह, तो एक मेजर कैश फ्लो जब आउटफ्लो होगा तो हम उसको भी
जब वो कंसीडर करेंगे तो वो भी जब हम इसे एनपी में मालूम कर रहे होंगे तो सबमिशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमने आउटफ्लो किया होगा तीसरे साल उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे आज की वैल्यू पे डिस्काउंट करके। तो और वो जब हम एनपी में मालूम करेंगे तो वो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ वो भी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होगी वो भी लेस हो जाएगी। तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी कि प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है और जो नेट है वो निकलेगा। अगर हम इसके डेसिमल क्राइटेरिया की बात करें अगर तो एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी या तो जीरो के इक्वल हो या उसके ज़्यादा होगी तो वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर जीरो से कम होगी या नेगेटिव होगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर तो दो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं जो दोनों ही इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं, सिमिलर इनकी कैश फ्लो नहीं है, इररिलेवेंट कैश फ्लो है, तो वो दोनों प्रोजेक्ट अगर कंपनी के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे वो कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, एनपी में पॉजिटिव आ रही है तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है तो जिस प्रोजेक्ट की हायर एनपीवी होगी, जिस प्रोजेक्ट की हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें नेट प्रेजेंट वैल्यू के, सबसे मेन जो एडवांटेज है टीवीएम का इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू का तो ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, यानी पैसे की या फंड्स की अहमियत को वो ये कंसीडर करता है वक्त के साथ। और उसके बाद दूसरा है कि जिस तरह पे बैक पीरियड में था कि जब तक वो इनिशियल पीरियड होता था कैलकुलेट उसके बाद वाले कैश फ्लोज को छोड़ देता था, स्किप कर देता था, जबकि नेट प्रेजेंट वैल्यू जितने भी कैश फ्लोज होते हैं उसकी यूजफुल ओवर द यूजफुल लाइफ वो सबको कंसीडर करता है। और उसके बाद ये कंसिस्टेंट है फर्म के ऑब्जेक्टिव में, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये कंसिस्टेंट है शेयर होल्डर फर्म के ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि ये जो डिस्काउंट करता है एज्यूम करता है कि मैं डिस्काउंट करूंगा कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट के ऊपर या वो रेट जो हर हाल में रिक्वायर्ड है कंपनी को ताकि वो अपने इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को सेटिस्फाई कर सके। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ है 5 साल और उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 2 लाख। अब पहले साल वो रेवेन्यू जनरेट करता है 80,000, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल भी 60,000, चौथे साल 20,000 और पांचवें साल 70,000 और कंपनी का जो रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है। तो सबसे पहले हम इन्हें हर ईयर के जो कैश फ्लो है उसको हम डिस्काउंट करेंगे। पहले साल के डिस्काउंट को करेंगे ये तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 पावर n तो ये आ जाएगा 72,727.28। इस तरह दूसरे साल काम करेंगे तो आ जाएगा 49,586.78। इस तरह तीसरे साल करेंगे तो आ जाएगा 45,078.89। उस तरह फोर्थ ईयर काम करेंगे और फिफ्थ ईयर का। उसके बाद हम जब इन्हें ये हमारे पास अब हर साल की जो प्रेजेंट वैल्यू है जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा हर साल तो वो निकल आएगा। अब इसको हम यहाँ पे सबमिशन कर लेंगे, सबमिशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जितने भी आए तो ये हमारे पास ये इन सबको हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगी जो बनती है 224,522.71। अब हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने मालूम करनी है तो एनपी मालूम करने के लिए एनपी के फार्मूला जो था हमारा इक्वल टू सबमिशन प्रेजेंट फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट अगर इसे हम करेंगे ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी 224,522.71, 2 लाख इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 24,522.71। अब ये हमारे पास एनपीवी आ गई इस प्रोजेक्ट की। अब ये ग्रेटर देन 0 है एज पर क्राइटेरिया और पॉजिटिव भी है, ग्रेटर देन 0 और ये हमारे जो फर्म का ऑब्जेक्टिव उसका देंगे प्रॉफिटेबल है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अब सपोज करते हैं कि तीसरे साल के एंड पे फर्म को एडिशनल 10,000 आउटफ्लो रिक्वायर्ड हो गया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो गई। तो सबसे पहले जो एडिशनल रिक्वायर्ड होगी कैश आउटफ्लो एट ईयर 3 10,000,
इसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे 1 + 0.10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7513.15। जो तीसरे साल के एंड पे हमने अज्यूम किया कि 10,000 और रिक्वायर्ड है एडिशनल इन्वेस्टमेंट ताकि प्रोजेक्ट हमारा स्मूथली रन कर सके, तो उसको हम डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू पे लेके आएंगे, तो वो बनती है 7513.15। अब हम इसकी एनपीवी मालूम करें, तो अब इसकी एनपीवी क्या होगी कि 224 हमारे पास पहले था, जो हमारे पास ये इनिशियल वो आई निकल के 522.71 माइनस 2 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, और ये 7,000 ये जो हम हमारी प्रेजेंट वैल्यू है इसकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 7513.15। तो अब हमारे पास जो निकल के आएगी एनपीवी 17,956। तो अब ये हमारी एनपीवी विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड के साथ ये एनपीवी होगी। तो ये भी हमारी एनपीवी जो है ना वो 0 से अबव है या पॉजिटिव है, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर एक मेजर जो एमसीक्यूज भी आता है एग्जाम में भी, वो शार्ट क्वेश्चन भी कर लेता है कि एनपीवी जो है ना री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन क्या है, या एनपीवी क्या एज्यूम करता है री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल जो हमें कैश रिसीव हो रहा है एक साल वन के एंड पे 80,000, वो ये एज्यूम करता है कि इसको दोबारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो किस रेट पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो एनपीवी ये एज्यूम करता है कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ये कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल पे करेंगे, कि जो फर्म को रिक्वायर्ड है मिनिमम रेट फॉर टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टर, उस रेट पे करेंगे, रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। और यही वजह है कि ये एनपीवी तमाम मेथड में से सुपीरियर समझाया जाता है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है फर्म के ऑब्जेक्टिव के साथ। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन करने के लिए ये भी टेक्निक है, मेथड है, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोजेक्ट को एवेल्युएट कर सकते हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है कि वेरिएशन ऑफ एनपीवी इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका प्रॉफिटेबिलिटी यानी जो हमारे पास कैश फ्लो, सबसे पहले क्या करेंगे कि कैश फ्लो को डिस्काउंट कर लेंगे, जिस तरह हमने एनपीवी में किया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर हमने डिस्काउंट किया, तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आई टोटल ये वाली। ये सबसे पहले हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू हम मालूम कर लेंगे कैश फ्लोज की, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट के साथ, तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल आएगा। अब इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि अगर तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर लेस देन 1 हुई तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर दोनों प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट हुए और दोनों की पीआई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, वो ग्रेटर देन 1 हुई तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। और अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, फर्म के पास लिमिटेड फंड है या इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, या वो सिमिलर टाइप के फंक्शन के वो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनमें से जिस प्रोजेक्ट की हायर पीआई होगी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगी, वो प्रोजेक्ट इंसेलेक्ट हो जाएगा और दूसरा जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये एनपीवी पे बेस कर रहा होता है, तो इसलिए ये भी वो डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसीडर करता है और ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। उसके बाद ये रिलेटिव मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को। उसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये कैपिटल रेशनिंग जहाँ पे आ जाएंगे, ये लिमिटेड रिसोर्सेज आ जाए फर्म के पास, तो वहाँ पे ये सही तरह गाइड नहीं करता, वहाँ पे ये फेल हो जाता है, फ्लॉप, वहाँ पे वैल्यूएशन के में हेल्पफुल नहीं है। उसके बाद दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा होता है। अब एक प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो अब वो जो है ना हम उसे प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्ट करेगी तो वो इन्वेस्टर जो है ना उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जबकि दूसरे सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट हों, 4-5 प्रोजेक्ट हों छोटे छोटे,
और उनकी प्रोबेबिलिटी अगर सम की जाए तो वो उतने ही ड्यूरेशन में उसकी प्रोबेबिलिटी उस प्रोजेक्ट से एक्सीड कर जाए, तो ये जो है ना वहाँ पे फेल हो जाता है, वहाँ पे दूसरे जो छोटे प्रोजेक्ट है उनको एक्सक्लूड कर देता है एक की प्रोजेक्ट की सिलेक्शन की वजह से।